हेलो एवरीवन, कैसे हो सब के सब। सो दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में जो है हम देखने वाले हैं गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ई यंत्रा के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो टुडे वी हैव अमृतांजलि दुबे, शी इज माय कॉलेज फ्रेंड और करंटली शी इज वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। तो सबसे पहले जो है थैंक यू सो मच अमृतांजलि फॉर एक्सेप्टिंग माय इन्विटेशन टू फॉर दिस सेशन। और आप जो ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा ऑडियंस को बता सकते हो। Hello everyone. So I am Amritanjali and I graduated from Sant Langowal Institute of Engineering and Technology in 2021. And after that I joined Microsoft and then after I switched to Google. So I am graduated from EC Electronics and Communication Engineering, but currently I am working as a software engineer at Google. ओके, तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है लाइक आपके मन में जो है इंजीनियरिंग को लेके इतना इंटरेस्ट कैसे आया। थोड़ा स्पेसिफिकली मैं पूछूं तो रोबोटिक्स को लेके इंटरेस्ट कैसे आया। सो बेसिकली जब मैं 11th 12th क्लास में थी तभी मेरा इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में, बट दैट टाइम मुझे बस इंजीनियर बनना था, चाहे कोई भी इंजीनियर क्यों ना हो। बट जब मैं कॉलेज ज्वाइन करी तो फर्स्ट ईयर में हमारा कुछ वर्कशॉप ये सब हुआ था जो कि रोबोटिक्स से रिलेटेड था। तो उस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य लगा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में कोड लिख करके इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक आर्डिनो एंड रास्पबेरी पाई ये सब का यूज करके कितने अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे एक तरह से सेंस ऑफ लाइक कॉन्शियसनेस आया कि कैसे हमारे आसपास जो भी प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं कैसे फंडामेंटली वर्क करती है। सो ये सब चीज़ देख करके मुझे बहुत ज़्यादा इसके प्रति इंक्लिनेशन हुई एंड दैट्स व्हाई आई गॉट इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, और यंत्रा के बारे में कैसे पता चला और कैसे जो मोटिवेशन कैसे मिला क्या यंत्रा में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो बेसिकली जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब हमारे कॉलेज में एक ई यंत्रा कंपटीशन के बारे में बहुत सुनने को मिल रही थी। तो मैं कॉलेज में एक क्लब ज्वाइन करी थी, उस क्लब के थ्रू मुझे पता चला कि ई यंत्रा में पार्टिसिपेट करनी है। सो ई यंत्रा में इससे पहले मैं कुछ अदर रोबोटिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर चुकी थी एंड ई यंत्रा हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही थी लाइक इक्विपमेंट एंड ऑल। लाइक जब हम लोग रोबोटिक्स क्लब में थे तो हमारे पास मेजर हर्डल ये हुआ करती थी कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं थे रोबोटिक्स इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो ई यंत्रा में हमें आईआईटी बॉम्बे के थ्रू सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा था, इस कारण से मेरा इंटरेस्ट ई यंत्रा में आया। हाँ, ये चीज़ तो होता है लाइक जब हम फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि हम कंपोनेंट वगैरह कैसे खरीदें। मतलब एक चीज़ होता है कि हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते एक तो कि हम एग्जैक्टली हमें रोबोटिक्स में जाना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है। तो एक ये भी चीज़ रहता है कि यार अगर हम पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसका बाद में यूज ना कर पाएँ, तो ये भी चीज़ रहता है। बट ये लोग जो कंपोनेंट वगैरह देते हैं ये थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है कि हमें जो एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते हैं किसी भी कंपोनेंट के लिए। जो हमारे अब इस टाइम पे ये लोग रजिस्ट्रेशन फी कुछ चार्ज कर रहे हैं, अराउंड पर पर्सन 400-500 पर पर्सन आता है। ये बहुत कम है क्योंकि हमारे टाइम अराउंड 30-40,000 का प्रोडक्ट हमें दिया गया था टू डू द वर्क। हाँ, अभी भी वो चीज़ें वो कंपोनेंट मिलते हैं लाइक 30,000-40,000 के जो कंप्लीट जो भी रोबोटिक्स कंपोनेंट होते हैं वो इतना कॉस्ट उनका आ जाएगा। तो अभी भी वो चीज़ें मिलती हैं बट उसके बदले में 400-500 पर जो है पर्सन चार्ज होता है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा यंत्रा के साथ में जो कि आप शेयर करना चाहते हो, लाइक कोई अच्छा एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो? सो ई यंत्रा के टाइम में सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस एंड ऐसा एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत कुछ सिखाई वो थी जब हम लोग वर्क कर रहे थे तो हमें वर्क टोटली डिफरेंट मिला था। इससे रिलेटेड वर्क कोई भी प्रोडक्ट हमें या कोई भी कोड बेस हमें इंटरनेट पे नहीं थी, तो हमें सब कुछ स्क्रैच से लिखना पड़ रहा था एंड बहुत डिफिकल्टी हुई थी। लाइक हमारा कोड एक दिन नहीं चलता है तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं, बट यहाँ पे हमें 3-4 मंथ तक हम लोग एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे जो कि वर्क नहीं कर रही थी एंड एट द लास्ट जब ये वर्क करी तो ये एक नेक्स्ट लेवल की अकम्प्लिशमेंट फीलिंग दी थी एंड थ्रू आउट द जर्नी में सबसे ज़्यादा परसिवरेंस सीखी क्योंकि ऐसा नहीं था कि
हमें मेंटर्स प्रोवाइड किए गए थे, बट मेंटर से हम लोग डायरेक्ट कोड में डिबगिंग ये सब नहीं करवा सकते थे। तो ये सब कुछ हमें खुद से करना पड़ रहा था। प्लस हम लोग जब गिटहब ये सब पे जा रहे थे तो हमारा जो वर्क था वो बहुत ही यूनिक वर्क था। तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें गिटहब ये सब पे नहीं मिल पा रही थी। तो हमें सब कुछ खुद से सोचना पड़ रहा था। हमारे पास बस एक लैंग्वेज था C++ और C, एंड इसका यूज करके हमें पूरा का पूरा लॉजिक लिखना है, पूरा इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट पढ़नी है, सब कुछ हमें खुद करनी पड़ रही थी। तो इससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिली कि यस इन फ्यूचर हमें और भी कोई वर्क करने को मिले तो हम लोग कर पाएंगे। सो ये एक बहुत ही बड़ा लर्निंग था मेरा ये यात्रा के दौरान। और कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि इनका जो आपने बोला कि कम्प्लीटली एक यूनिक सा रहता है, लाइक ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। जितनी भी थीम होती है या फिर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलो, जितनी भी चीज़ें होती है बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन होता है। लाइक कोई भी प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम को उठाते हैं और उसका जो एक डमी टाइप में प्रोजेक्ट के लिए जो है थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, स्केल डाउन करके जो है हमें एज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट कम्प्लीटली प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इसमें हर एक चीज़ जो है हमें ये चीज़ भी सीखने को मिलता है कि एक हमारे पास पूरी प्रॉब्लम है, कैसे हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल चंक्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और उसको जो एक एक प्रॉब्लम को सबसे पहले हम सॉल्व करें। जब एक एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, एट द एंड हम कम्प्लीटली जो है उसको मर्ज करके एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ जो है मेरे को बहुत ही सही लगती है कि इनकी जो अप्रोच है एक प्रॉब्लम को लेकर के कि कैसे उसको सॉल्व करना है, वो बहुत ही एक सही चीज़ है। और हर एक जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिखाती है कि कैसे जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो और कुछ चीज़ें जो है इसमें आते हैं कि लाइक यंत्रा का आपके जो कैरियर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई या फिर जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, इन सारी चीज़ों पर जो है इस यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन का कैसे जो है इम्पैक्ट पड़ा था। तो बेसिकली अगर आप अभी मेरा रेज्यूमे देखोगे तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, बट सबसे ज्यादा एक मिस्टीरियस प्रोजेक्ट आपको कोई दिखेगी तो वो ही यंत्रा की। तो एक ये सबसे बड़ी यूनिकनेस मेरे रेज्यूमे में प्रोवाइड करी। तो जब मैं कोई भी इंटरव्यू के लिए अपीयर होती थी तो ये बहुत ही आई कैचिंग हुआ करता था इंटरव्यूअर के लिए, क्योंकि वो पहले ऐसा प्रोडक्ट कभी सुने नहीं थे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जब मैं इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट करती थी तो मेरा इंटरव्यू मेनली होता था डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेस्ड। एंड यंत्रा में जो हम लोग काम कर रहे थे, बेसिकली हम लोग एक रोबोट बनाए थे जो कि मेज में से शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के हमें लाइक पिक एंड प्लेस रोबोट था, जो कि एक मेज थी, उस मेज से शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ करके एक सामान को पिक करना पड़ता था एंड एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसे प्लेस करनी पड़ती थी। तो इसके लिए हम लोग डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज किए थे, जो कि बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिथम है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने की एल्गोरिथम है, सॉरी नॉट सॉर्टिंग। सो ये एल्गोरिथम हम लोग जनरली एक वर्चुअल प्रॉब्लम में यूज करते हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो या कुछ भी अगर डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब इसका यूज करते हैं। इसे रियल लाइफ में बहुत कम जगह यूज करते हुए लोग देखते हैं। बट जब मैं रेलवे में डाली कि मैं डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करके एक रोबोट बनाई थी जो शॉर्टेस्ट टाइम में किसी सामान को पिक करके प्लेस कर रही थी, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इंटरव्यू के लिए हुआ करता था। एंड अभी अगर आप देखो नाउअडेज लाइक लॉट्स ऑफ न्यूज़ लाइक दिस कि Amazon रिप्लेस देयर ऑल द वेयरहाउस वर्कर विद द रोबोट। सो बेसिकली वो रोबोट यही करते हैं। तो उनके पास एक मेज होता है, मेज एरिना होता है, जो कि उनका वेयरहाउस होता है, जहाँ पे सामान उठा करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर रखना होता है। एंड उनको कोई भी चीज एफिशिएंट बनानी है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को रोबोट को फॉलो करनी होती है। तो ये सब चीज प्रैक्टिकल लाइफ में अभी बहुत आ रहा है। बट जब हम लोग काम कर रहे थे इस पे 2017-18 के टाइम में, उस समय ये सब चीज बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली सुनने को नहीं मिलती थी। तो उस समय हमारे लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट था एंड मेरे रेज्यूमे को एक बहुत ही ज्यादा यूनिकनेस प्रोवाइड करी थी। और जैसे इस बार मैं IIT बॉम्बे गया था, यंत्रा ने मेरे को इनवाइट किया था मार्च में, जब ग्रैंड फिनाले था वहाँ पर एक सेम जो इनका थीम था, जिसमें जो है काइंड ऑफ एक पूरा बॉक्सेस रखे थे एक साइड में और एक रोबोट आया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो एक मैग्नेट लगे थे, वो पूरे रैक को जो है अटैच करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा था, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पर क्या था कि हाइड्रोलिक आर्म्स लगे थे,
जो कि उसमें से पर्टिकुलर बॉक्सेस को उठा करके एक अदर प्लेस पर उसको प्लेस कर रहा था। इनफैक्ट तो हमारा ये जो है हमारा इसी टाइप का था, और हमारे साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुई थी कि हमें लिफ्ट बनानी पड़ी थी। सो बेसिकली हमें पूरा कारपेंट्री का वर्कशॉप ये जा करके पूरा एक लिफ्ट तैयार करना पड़ा था। तो हाँ, ये तो हमने देखा था, खुद देखा था अपनी आंखों से कि तुम लोग का वो जो वर्कशॉप है उसके चक्कर लगा रहे हो कि सर हमें थोड़ा काम करना है, कौन से टाइम पे वर्कशॉप खाली है। तो वहाँ पे हम लोग लिफ्ट बनाए थे बेसिकली, जो ऐसे रोबोट एक जगह से सामान पिक करती थी, रास्ते में एक हर्डल आता था, हर्डल एक सेकंड फ्लोर आती थी, जैसे सेकंड फ्लोर पे सामान को प्लेस करना पड़ता था। तो सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट जैसे चढ़ता था, वहाँ पे हम लोग ये सेंसर लगाए थे, वेट सेंसर। जैसे ही वहाँ पे रोबोट बैठ जाए तो एक वेट रिलीज करेंगे पर्टिकुलर अमाउंट से, तब वो लिफ्ट अपने आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे चली जाएगी, एंड सेकंड फ्लोर पे जब चली जाएगी फिर जब उसे फ्लोर दिख जाएगा तब रोबोट फिर से सेकंड फ्लोर पे जा करके उसे सामान वहाँ पे पिक करेगा, प्लेस करेगा। इस बार का इनका जो थीम है कम्प्लीटली कुछ इसी तरह के थीम्स हैं। मैं ई यंत्रा का जो वो है वेबसाइट है उस पर अभी थोड़ा चेक किया था, तो काइंड ऑफ जो है एक दो इसमें जो थीम है इसी तरह के थीम रखे हैं इस बार भी। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होती है ना, ये बहुत ही सोच समझ कर हर एक थीम को डिज़ाइन करते हैं कि कैसे जो हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ही मतलब ये यूनिकनेस है। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा हैरान रहता हूँ कि यार कोई हर साल जो इतने प्रॉब्लम्स कैसे सोच सकता है, राइट। हाँ, सॉल्यूशन सोचना थोड़ा सा इजी लगता है, तुम खुद प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हो। एक इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि हम जो एक स्टार्टअप के लिए हर साल जो है 5-6 आइडिया हर साल सोच रहे हैं, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, काइंड ऑफ ऐसे है। अभी जो करंटली जो स्टूडेंट्स है, जैसे कि अभी तो फर्स्ट ईयर आने वाला है कॉलेज में, सेकेंड ईयर जो है आपका कॉलेज में ऑलरेडी है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर में थोड़ा सा मुश्किल होता है ई यंत्रा में पार्टिसिपेट करना। तो मेनली जो कंपटीशन है वो सेकेंड ईयर और थर्ड के लिए बहुत ही आइडियल टाइम होता है कि आप जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपके तरफ से क्या एडवाइस रहेगी जो भी स्टूडेंट्स वगैरह? मैं बोलूँगी कि इवन आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर लो, एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की बेस्ट रहेगी। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि अभी जेईई मेंस की काउंसलिंग अभी चल रही है, और इसके बाद से जो है ई यंत्रा का जो कंपटीशन है रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 25 अगस्त तक चलेगा। तो जब तक वो कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में थोड़ा फेमिलियर होंगे अपना जो भी इन्वायरमेंट वगैरह, तब तक जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसलिए फर्स्ट ईयर के लिए तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन जो सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर उनके पास आइडियल टाइम होता है। तो उनके लिए मेनली हम जानना चाहते हैं कि आपके तरफ से क्या एडवाइस रहेगा। सेकेंड ईयर में वो तो सेकेंड थर्ड ईयर में थोड़ा सा इंटर्नशिप का इशू होती है, बट सेकेंड ईयर में तो डेफिनेटली ट्राई करो। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कुछ आउट ऑफ बॉक्स सीखने का, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने का। मे बी आपके जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं होगी, बट एक आपको नेक्स्ट लेवल की कॉन्फिडेंस देगी जब आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे। तो थर्ड ईयर के लिए एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, लाइक अभी थर्ड ईयर जो स्टार्ट होगा तो इंटर्नशिप वो बाद में भी कर सकते हैं। लाइक ये इनका जो प्रोजेक्ट है स्टार्टिंग के टाइम में कर सकते हो। हाँ, अभी जो स्टार्टिंग है ये 6 महीने तक चलता है, तो मार्च तक एंड हो जाता है और आप ग्रैंड फिनाले तक पहुँचते हो। तो ये जो है 6 to 8 वीक की जो पेड इंटर्नशिप भी देते हैं, तो वहाँ से इंटर्नशिप भी मिल जाती है आईटी बॉम्बे से, कैंपस में ही जा करके 6 to 8 मंथ की इंटर्नशिप मिलती है। तो बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम में नहीं थी इंटर्नशिप। हाँ, आई थिंक हमारे टाइम में शायद नहीं थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और जो भी स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं यंत्रा में, तो यंत्रा से जो है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है का बेनिफिट ले सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं? सो पहले माइंड को ये मेकअप कर लो कि डिफिकल्ट होगी प्रॉब्लम एंड टाइम देना होगा, एंड इंस्टेड ऑफ सर्चिंग लॉट एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म खुद अपना दिमाग लगाओ। आप ये सोचो कि आप इस दुनिया में बिल्कुल नया आए हो, कुछ भी रिसोर्स नहीं है आपके पास, बस आपको एक लैंग्वेज आती है एंड आपको जो भी वो इनफ रिसोर्सेज दे रहा है वही रिसोर्स है आपके पास, एंड इसका यूज करके आप कैसे इस प्रोडक्ट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ये बेस्ट होगा।
अदर लाइक प्लेटफॉर्म पे सर्च करो, बट उस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। खुद सोचो, खुद एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव करने की। तो इस पे फोकस करो एंड टाइम तो लगेगी। ये ऐसा नहीं है जैसे कि अभी तक आपको आदत होगा कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1-2 दिन में सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, या 1-2 घंटे का। बहुत लोग इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कि बस 1-2 घंटे की बस ऐसा रहता है, बट एट मैक्स हमें लगता है कि 1 दिन सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन, बट यहाँ पे 1 दिन नहीं, यहाँ पे आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ भी लग सकती है। सही बात है। और वो प्रॉब्लम जो है लगातार माइंड में चलता ही रहता है कि यार खाना खाने जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने भी जा रहे हैं या क्लास में बैठे हैं, तब भी मतलब एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक पार्ट में माइंड के चलता रहता है कि ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। इनफैक्ट हम क्लासेस करने जाते थे तो अपना मॉडल को साथ में लेके जाते थे। हम लोग, हमारा ये प्रोडक्ट इतना फेमस हो गया था ना कि सारे प्रोफेसर लोग तो हमारे इस बात पे चर्चा करते रहते थे। अभी मैं रिसेंटली कॉलेज गई थी गेस्ट लेक्चर के लिए, तो वहाँ पे भी मुझे कोई याद नहीं रखा हुआ था, मुझे मेरा नाम किसी को याद नहीं था। किसी को ये याद था कि हम एक लड़की थी ना जो एक रोबोट के खींच लेके घूमती रहती थी कॉलेज में, वो आई है। प्रोफेसर लोग ऐसे याद कर रहे थे मुझे। एक चीज़ और होता है कि लाइक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये भी होता है कि आपका एकेडमिक्स और ये अंतरा को लेकर के कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार एक चीज़ नहीं हो पाएगा, तो वो जो है आपको थोड़ा देखना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार ऐसे होगा कि आपके टास्क की डेडलाइन पड़ी है, कल है, और फिर परसों आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम, मिड सेम एग्ज़ाम वगैरह है। तो ऐसे ऐसे जो है चीज़ें होती है, बट आपको चीज़ें बस ऐसे करनी होती है कि किसी तरह से करके हम जो है ये टास्क बस इतना कंप्लीट कर लें कि हम नेक्स्ट टास्क में पहुंच जाएं, ठीक क्वालिफाई कर लें, जिससे कि हम फिर बाद में हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो हम एनफ टाइम दे करके अभी जो हमारा इसमें बचा हुआ पार्ट है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, अगला टास्क भी कर लेंगे। और ऐसे जो है बहुत से बंदे करते भी हैं। जैसे अभी मैं जब गया था तो मैंने बहुत से बंदों से बात किया, तो वो बोलते कि भैया हम तो मतलब हमारा एग्ज़ाम था और हम जो है समझ नहीं पा रहे थे कैसे करें, हमने तो बस किसी तरह से करके सोचा कि टास्क अभी कंप्लीट हो जाए, बाद में हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ऐसे करके उन्होंने भी किया था। तो यही है कि आपको ये चीज़ें भी करनी आनी चाहिए कि कैसे जो है आप हर एक प्रॉब्लम को टैकल करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लास्ट में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कोई एडवाइस जो अभी आप देना चाहते हो स्टूडेंट्स वगैरह को? मैं ये बोलूँगी कि ईएनआर को ऐसे सामने के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपना इम्प्रूव करनी है, जो कि डेफिनेटली आपको जॉब में हेल्प करेगी। लाइक जॉब, आजकल की जॉब में उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आता है नहीं आता है, या पर्टिकुलर स्किल आती है नहीं आती है। उनको बस चाहिए कि किसी पर्सन को अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की अच्छी है तो वो रख लेते हैं। वो समझते हैं कि अगर इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है तो कुछ भी सिखाएंगे सीख जाएंगे ये लोग। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे फोकस करो। ईएनआर को जो टूल समझो जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होगी। एंड ये बैलेंस बना के चलो। लाइक अगर आपको सेमेस्टर करना है, प्लेसमेंट प्रिपरेशन करनी है, तो ईएनआर को जो हॉबी की तरह देखो एंड बैलेंस बना के। जैसे कि हम लोग इस ईएनआर को एंजॉय करते थे, कभी इससे हम लोग टेंस्ड नहीं होते थे, क्योंकि हम लोग इसे एक चाइल्ड एंड एक हॉबी की तरह कंसीडर करते थे। लाइक हमारा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, कोई टूर्नामेंट आने वाली है, इस टाइप से हम लोग इसको कंसीडर करते थे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। और गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अमृतांजलि का खुद का भी यूट्यूब चैनल है, जो चैनल का लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप लोगों को और भी कोई नेक्स्ट फ्यूचर में कोई लेक्चर्स वगैरह चाहिए, पॉडकास्ट चाहिए, या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा, तो आप लोग जो है बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हम जो है फ्यूचर में और भी पॉडकास्ट वगैरह ट्राई कर सकते हैं शूट करने का। बाकी जो है अमृतांजलि का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप जा कर के चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं जो प्लेसमेंट से रिलेटेड हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू अमृतांजलि, थैंक यू सो मच। Thank you so much.